सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ हम कैसे बनाते हैं, तो बट पैराग्राफ का कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कोई इंग्लिश का आर्टिकल लिखने के लिए, ईमेल लिखने के लिए, या फिर कोई और ऐसा काम करने के लिए, कोई लेटर लिखने के लिए, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको पैराग्राफ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पता चलती है। ठीक है, तो ये बेसिक है। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में राइटिंग स्किल्स के ऊपर कुछ टॉपिक्स पढ़े, जैसे हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या होता है, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस लाइक नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे हमने पार्ट्स पढ़े। ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा, ये सारा बेसिक राइटिंग स्किल था, या कोई एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक नॉलेज जो है वो चीज़ें देती है, ताकि आप इंग्लिश में अच्छे से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सको। ये कुछ बेसिक रूल्स थे ग्रामर के। नाउ अब आपको उन चीज़ों के बारे में, उन रूल्स के बारे में तो लगभग आइडिया हो ही चुका है। तो अब हम जो है वो मूव कर रहे हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ। पैराग्राफ तो आप बना लोगे, सेंटेंस आप बना लोगे, वर्ब एडवर्ब के रूल्स आपको पता चल गए, आप वो अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन अब पैराग्राफ लिखते वक्त भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप अपने पैराग्राफ को और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा कंक्लूसिव, और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल दूसरों के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। पैराग्राफ होता क्या है? देखो, पैराग्राफ आर कंप्राइज्ड ऑफ सेंटेंसेस बट नॉट रैंडम सेंटेंसेस। व्हाट डज इट मीन कि पैराग्राफ में सेंटेंसेस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग सेंटेंस नहीं होते हैं। जैसे कुछ मतलब एक ही चीज़ के बारे में उसमें बात की गई होती है, एक मेन टॉपिक होता है, एक मेन आइडिया होता है, और उसी के बारे में उसमें डिस्कस किया होता है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ कुछ और है और अगला सेंटेंस किसी और के बारे में बता रहे हैं। जैसे आपको कोई टॉपिक मिला कि राइट डाउन अ पैराग्राफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर आप पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन लिखते हो कि अर्थ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट। और तो पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन वो रैंडम सेंटेंस नहीं होते हैं, they are related to each other. A paragraph is a group of sentence organized around a central topic. जो मैंने आपको बताया, एक सेंट्रल टॉपिक होता है, कोई एक टॉपिक, कोई एक मुद्दा, कोई एक विषय होता है, उसी के ऊपर पूरा पैराग्राफ सेट किया जाता है, उसी से रिलेटेड उसमें चीज़ें जो हैं लिखी जाती हैं। इसके अलावा कुछ और रूल होते हैं पैराग्राफ के, जो उसके आइडिया के ऊपर फोकस करते हैं। जो एक पैराग्राफ अच्छे से लिखा होता है उसमें एक बिल्कुल क्लियर बात होता है, बिना इधर उधर घूमे फिरे, यानी आपको बात सीधी सीधी समझ आ जाती है। जो पैराग्राफ बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा होगा, सॉलिडली रिटन होगा पैराग्राफ, वो पढ़ने वाले को बिल्कुल स्पष्ट रास्ता दिखाता है, बिना किसी इधर उधर घुमाव के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पैराग्राफ के बारे में समझ में आएगा कि व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू राइट अ पैराग्राफ? एक पैराग्राफ को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। अ बेसिक पैराग्राफ स्ट्रक्चर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 5 सेंटेंसेस। उसमें बेसिकली 5 सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से 5 सेंटेंस होते हैं? ये सबसे पहले द टॉपिक सेंटेंस, मतलब द टॉपिक सेंटेंस मतलब जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड बिगिनिंग होती है। पैराग्राफ में एक बिगिनिंग होती है, एक स्टार्टिंग होती है। सपोज आपको कोई भी टॉपिक, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक टॉपिक मिल गया हो, जैसे आपको किसी सिटी के बारे में लिखना है, लाइक शिमला के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कैसे करोगे पैराग्राफ को? आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे शुरू करोगे, आप लिखोगे शिमला इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसको टॉपिक सेंटेंस बोल सकते हैं कि हमने शिमला के बारे में कुछ अच्छी बात लिख दी शुरू में। इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल स्टेट, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे आप उन सेंटेंसेस को आपस में रिलेशन बनाते रहोगे, जोड़ते रहोगे, लिखते रहोगे, फिर शिमला के बारे में और कुछ लिखते रहोगे, उस सिटी के बारे में जो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो पहला क्या सेंटेंस होता है? द टॉपिक सेंटेंस, यानी टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंस जो है पैराग्राफ में आते हैं। उसके बाद 3 सपोर्टिंग सेंटेंस मिनिमम होते हैं उसमें। सपोर्टिंग सेंटेंस मतलब जो टॉपिक सेंटेंस आपने लिखा है, स्टार्टिंग जिससे की है, उसको वो आगे सपोर्ट करते हैं फिर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में शिमला सिटी के बारे में लिखना, तो आपने लिखा शिमला इज़ ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स, ये पहला सेंटेंस हो गया। अब आप अगला सेंटेंस पैराग्राफ में ऐड करोगे तो शिमला के बारे में कुछ और लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे? इट इज़ सराउंडेड बाय
ब्यूटीफुल फॉरेस्ट्स ऑफ देवदार ट्रीज, आपने जोड़ दिया ना, इसको क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। फिर आप बोल दोगे कि ये तो देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। फिर आप बोल सकते हैं इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल स्टेट, है ना। और उसके बाद आप धीरे धीरे और ज़्यादा इसमें कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, समर कैपिटल इज शिमला, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप सेंटेंस एक दूसरे के साथ जोड़ते रहोगे। तो ये जो दूसरे सेंटेंस आप जोड़ रहे हो दे आर कॉल्ड एज सपोर्टिंग सेंटेंस, यानी ये सपोर्ट करते हैं टॉपिक वाले सेंटेंस को। धीरे धीरे सपोर्ट करेंगे तो आपको पैराग्राफ बड़ा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में एक और लास्ट कौन सा बचा, एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस कौन सा है, कंक्लूडिंग सेंटेंस। या तीसरा नहीं, ये पांचवा है, क्योंकि पहला था द टॉपिंग सेंटेंस और 3 ये हो गए सपोर्टिंग सेंटेंस, तो 3 और 1 4 और पांचवा है कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो बेसिकली एक पैराग्राफ में जो है 5 सेंटेंसेस होते हैं जो उसको पैराग्राफ के बारे में बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। 5 सेंटेंस का मतलब नहीं है सिर्फ 5 लाइनें, नहीं, ये आपको बता रहे हैं कि 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस होते हैं जो बिल्कुल टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद 3 सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, 3 अलग अलग आइडियाज से जो है सपोर्ट किया जाता है उस टॉपिक को। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है, लास्ट में उसको कंक्लूड किया जाता है जब पैराग्राफ खत्म करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ के स्ट्रक्चर के 5 इंपॉर्टेंट सेंटेंस समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और की एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, देयर आर 4 एसेंशियल एलिमेंट्स। अगर आप वो यूज़ करोगे पैराग्राफ में तो आपका पैराग्राफ कैन बी अ ग्रेट पैराग्राफ। 4 ऐसे की एलिमेंट्स हैं, उनका अगर आप ध्यान रखोगे। अभी तक तो जो मैंने आपको 5 सेंटेंसेस बताए वो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ के बारे में बताया, लेकिन अब पैराग्राफ को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट है, वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जब पैराग्राफ राइटिंग करेंगे देन योर पैराग्राफ कैन बी अ ग्रेट पैराग्राफ। तो आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है एलिमेंट नंबर 1 इज यूनिटी। ये जो एलिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पैराग्राफ लिखते वक्त ध्यान में रखने हैं, ठीक है। द फर्स्ट एलिमेंट टू राइट अ पैराग्राफ इज यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, यानी वननेस, यानी एक ही टाइप की चीज़, ठीक है। यूनिटी इन अ पैराग्राफ बिगिंस विद द टॉपिक सेंटेंस। जो आपका टॉपिक सेंटेंस है, जो टॉपिक आपको मिला है उसी के साथ यूनिटी शुरू हो जाती है। उस टॉपिक सेंटेंस के साथ ही आपको सारे सेंटेंसेस को जोड़ के रखना है। ऐसा ना हो कि जो आप टॉपिक बताने जा रहे थे, लिखने जा रहे थे पैराग्राफ में, आपके बीच के सेंटेंसेस में कुछ और ही चल रहा हो, उनका आपस में कोई यूनिटी ना हो, ठीक है। यूनिटी समझ रहे हैं ना, एक जैसा, वननेस, ठीक है। तो यूनिटी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इट बिगिंस विद द टॉपिक सेंटेंस के साथ ही शुरू हो जाती है यूनिटी। द सेकंड, एवरी पैराग्राफ हैज वन सिंगल कंट्रोलिंग आइडिया दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टॉपिक सेंटेंस व्हिच इज टिपिकली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। मतलब हर पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ जो लिखा जाता है उसमें एक ही कंट्रोलिंग आइडिया होता है। यानी अगर आपसे शिमला के सिटी के बारे में पूछा गया तो पूरे पैराग्राफ में शिमला सिटी के ही अराउंड सारे सेंटेंसेस हो गए। उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ और जोड़ना शुरू कर दो, किसी और ही टॉपिक के बारे में बात करना शुरू कर दो, तो ठीक है। यूनिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ऑफ दिस यूनिटी फैक्टर इज अ पैराग्राफ इज यूनिफाइड अराउंड दिस मेन आइडिया विद सपोर्टिंग सेंटेंसेस प्रोवाइडिंग डिटेल एंड डिस्कशन। जो भी डिटेल और डिस्कशन होती है आपके पैराग्राफ में, वो जो मेन आइडिया आपका है उसी के ऊपर फोकस रहती है, इसी को यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको द एलिमेंट 1 जो है यूनिटी समझ में आया होगा कि पैराग्राफ में यूनिटी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप पैराग्राफ में जो भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं वो सारे टॉपिक सेंटेंस के साथ ही रिलेशन में रहते हैं और उसी के ऊपर फोकस्ड होते हैं, ठीक है। पूरे पैराग्राफ में यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड एलिमेंट टू राइट अ गुड पैराग्राफ इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, एक क्रमानुसार चलना। ऑर्डर का मतलब एक क्रमानुसार, वैसे तो ऑर्डर आदेश भी होता है, हाँ, तो आदेश में भी ऐसे होता है, जो आदेश मिल गया उसी के हिसाब से आगे चीज़ें चलती हैं, तो यानी एक क्रम में चलती हैं। तो ऑर्डर रेफर्स टू द वे योर ऑर्गेनाइज योर सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ऑर्डर से क्या होता है कि आप जो एक के बाद एक सेंटेंस लिखते जाओगे अपने पैराग्राफ में, वो किस तरीके से लिखोगे, वो ऑर्डर्स में होने चाहिए, यानी वो क्रम अनुसार होने चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर जो है सेकंड एलिमेंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग द पैराग्राफ।
Second point is whether you choose chronological order of importance or another logical presentation of a detail, a solid paragraph always has a definite organization. इसका मतलब क्या है? chronological order क्या होता है जी? जो टाइम के साथ चेंज करता है ऑर्डर, ठीक है। जैसे आप सपोज किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, सपोज आप हिस्ट्री ऑफ हिमाचल बता रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल स्टेट आपको टॉपिक मिला है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे टॉपिक सेंटेंस के साथ। सबसे पहले आप लिखोगे हिमाचल इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, है ना। सपोज ये आपका पहला सेंटेंस आपने बना दिया। अब आपने सपोर्टिंग सेंटेंसेस इसके बनाने शुरू कर दिए, तो हिमाचल के बारे में लिखोगे द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल इज 67 पॉइंट समथिंग लैक्स, ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया जी। उसके बाद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश, है ना, देयर आर इतने डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश, आप इसको जोड़ने लग पड़े। इन एंशिएंट टाइम्स इन हिस्ट्री देयर वर ओनली दीज स्टेट्स एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हिमाचल वर इन पंजाब स्टेट। समझ रहे, हिमाचल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो आज, वो पहले पंजाब में होते थे। तो आपसे हिस्ट्री के बारे में पूछा है, कौन कौन से थे? बिलासपुर, कांगड़ा, ठीक है, और सोलन, शिमला का कुछ पार्ट, ये सारा स्टेट पंजाब में होता था पहले। तो आप हिस्ट्री के बारे में बता रहे हो। फिर टाइम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, फिर आपने बताया जब वो थे, देन व्हाट हैपेंड, है समथिंग, सम लीडर केम एंड देन बिकॉज कीपिंग द इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश in the mind, we have merged, या people have merged, या leaders have merged the ये parts of Punjab in हिमाचल स्टेट जस्ट टू ग्रो द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ कि हिमाचल की इकोनॉमी बड़ी कम थी, हिमाचल में फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ ऐसा कुछ भी नहीं थी, इनकम का सोर्स कुछ नहीं था, तो कुछ ऐसे पार्ट्स को पंजाब के हिमाचल में मिला दिया गया जिससे हिमाचल की ग्रोथ हो जाए, हिमाचल का रेवेन्यू बढ़ जाए। तो हिमाचल में अब फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ कहाँ लगती है सारी? देखो नालागढ़, पंजाब, बद्दी, परवाणु, सोलन के कुछ हिस्से में, है ना, समझ रहे हैं बात। तो हिमाचल को एक ग्रो मिला, हिमाचल का रेवेन्यू बढ़ा, हिमाचल के फंड में ज़्यादा पैसे आए इन फैक्ट्री और इंडस्ट्रियों की वजह से भी। तो हिमाचल में ये चीज़ों को, इन जो है डिस्ट्रिक्ट्स जो अब बने हैं हिस्से, वो फिर जोड़ दिया गया था उनके साथ। तो आप मतलब जब पैराग्राफ लिखोगे तो उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या है? टाइम के हिसाब से जो चेंजेस हो रहा है ना, जो क्रमानुसार, कालानुक्रम, यानी चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम, ऐसे उसमें भी लिख सकते हैं आप पैराग्राफ को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है? जो जितना ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी हिसाब से क्या क्या कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती गई कोई चीज़, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती गई, है ना, धीरे 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 धीरे। जैसे आपको सपोज मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ गया है ये, तो आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस क्या लिखोगे कि बिकॉज शुरू में क्या होता था, सिर्फ वॉइस कॉलिंग ही होती थी, है ना, फ़ोन का यूज़ जो है सिर्फ वॉइस कॉल के लिए, बातचीत करने के लिए होता था। देन क्या हुआ, सडनली है सेकेंड जनरेशन केम एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू डेटा मैसेजेस, है ना, फिर मैसेजेस का भी जो है ट्रांसमिशन होने लग पड़ा, देन मल्टीमीडिया मैसेजेस, फिर देन धीरे 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 धीरे। तो ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस भी आप लिख सकते हैं कि कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होती गई कोई चीज़ उसके लिए, तो फिर कैसे कैसे एज पर द रिक्वायरमेंट आपके पैराग्राफ में सेंटेंसेस आते रहेंगे। फिर कोई लॉजिकल प्रेजेंटेशन अगर आप है तो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो पैराग्राफ है ना वो सॉलिड पैराग्राफ हो जाएगा अगर उसमें बिल्कुल मतलब की और काम की चीज़ें और बिल्कुल ऑर्डर में लिखी होंगी, ठीक है। ऑर्डर में चीज़ों को लिखने से क्या होता है, इट हेल्प्स द रीडर टू ग्रैस्प योर मीनिंग एंड अवॉइड कन्फ्यूजन। जो आपका रीडर है उसको समझने में और उसकी कन्फ्यूजन को दूर करने में जो है ऑर्डर में लिखा गया पैराग्राफ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उम्मीद है आपको एलिमेंट नंबर 2 ऑर्डर समझ में आया होगा। नाउ द एलिमेंट नंबर 3 इज कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है सुसंगतता, यानी एक ही जैसा, है ना, जो एक ही जैसी संगत में चले चीज़। जैसे आपको जब लेज़र लाइट के बारे में कभी बताया था मैंने, तो उसमें बताया था लेज़र लाइट कोहेरेंट बीम होती है। कोहेरेंट बीम मतलब एक पतली बीम निकलती है लेज़र लाइट में, यानी जैसी लेज़र से लाइट निकली है लास्ट तक वैसी जाती है। अब जो बल्ब की लाइट होती है वो कोहेरेंट नहीं होती है। देखो बल्ब छोटा सा होता है, लाइट पूरे कमरे में फैला देता है, तो इनकोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब समझ रहे हैं? कोहेरेंट का मतलब है जो जहाँ से जैसी चीज़ निकली है वो आगे तक वैसी पहुँची है, यानी एक ही संगत में। इनकोहेरेंट का मतलब है जो पहले तो कुछ और थी चीज़, बाद में स्प्रेड हो गई या फिर उसका ऑर्डर बिगड़ गया, ठीक है। जैसे बल्ब में से निकली हुई लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है, तो बल्ब छोटा सा है लेकिन लाइट पूरे कमरे में फैल रही है, तो इनकोहेरेंट लाइट कहलाती है। लेज़र से निकली हुई लाइट जैसे लेज़र से निकली है बीम वैसी ही आगे जाती है, सीधी कमरे में पूरी नहीं फैलती है, तो उसको कोहेरेंट बीम बोलते हैं,
ठीक वैसे ही आपका पैराग्राफ में भी कोहेरेंस यानी एक जैसी सुसंगतता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोहेरेंस इज द क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल। जो भी आपने पैराग्राफ में लिखा है उसको समझने योग्य बना देती है कोहेरेंस, अगर सब एक दूसरे के साथ मिलती हुई चीज़ें होंगी। सेंटेंस विद इन अ पैराग्राफ नीड टू कनेक्ट टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज अ होल। अलग अलग सेंटेंस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने चाहिए ताकि पूरा पैराग्राफ एक हिसाब से समझ में आए, उसका मीनिंग एक तरीके से समझ में आए। अब वन ऑफ द बेस्ट वे क्या है कोहेरेंस अचीव करने के लिए? आप वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स बोलते हैं इनको, यानी एक के बाद एक को जो रिलेट करते हैं आपस में, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स। जो वर्ड्स एक के बाद एक को रिलेट करें, जैसे आप सिनोनिम भी बोलते हैं, जैसे एक ही शब्द के इतने अर्थ होते हैं, है ना, सेम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं, मीनिंग एक होता है लेकिन वर्ड्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक को दूसरा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये वर्ड क्या करते हैं? ब्रिज क्रिएट कर देते हैं सेंटेंस में, एक टाइप का ब्रिज, वही एक दूसरे से जोड़ देते हैं सेंटेंस में, ताकि आपको एक जैसी चीज़ समझ में आए पूरे पैराग्राफ में। आप इन ट्रांजिशन वर्ड्स का क्यों यूज़ कर सकते हैं? जैसे देखो, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने आपको इसी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एलिमेंट नंबर 3 कोहेरेंस लिखा है मैंने, उसके बाद मैंने 3 बुलेट्स या डॉट्स का यूज़ किया है ना। देख रहे हैं ये जो लेफ्ट में सबसे पहला पॉइंट ब्लैक डॉट से लिखा है मैंने, कोहेरेंस इज द क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है मैंने, सेंटेंस विद इन अ पैराग्राफ नीड टू कनेक्ट टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। इसका मतलब ये जो आपके सामने भी टेक्स्ट लिखा है ये एक दूसरे से रिलेट करता है। मैं कोहेरेंस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सेंटेंस में कोहेरेंस कैसी होती है, पैराग्राफ में कोहेरेंस क्या होती है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं यहाँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा बताने के लिए यहाँ पे बुलेट लगाए हैं। कई लोग नंबर भी लगाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इस ग्रुप के रूल्स इस प्रकार से हैं, नंबर 1 ये रूल है, नंबर 2 ये रूल है, यानी 1 2 3 4 ये जो ऑर्डर दिया ना मैंने, उसका मतलब है कोहेरेंस है। इन रूलों का आपस में कुछ लेना देना है इस ग्रुप से, तो 1 2 3, तो यही यहाँ पे लिखा है। आप इन ट्रांजिशन वर्ड्स को कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जब आप लिखते हैं तो जहाँ पे सेकंड लिखा है इसका मतलब वो फर्स्ट के बाद आया है, थर्ड रूल का सेकंड के बाद आना हुआ है, तो इससे एक दूसरे के साथ वो रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, स्पाशियल रिलेशनशिप्स जैसे अबव और बिलो, है ना, तो फिर वहाँ पे भी पैराग्राफ में आपस में बन जाते हैं। लॉजिकल जैसे एडिशन करना है कुछ, इन एडिशन विद, या ये सारे फैक्टर्स जो है, ये ट्रांजिशन वर्ड जो हैं कोहेरेंस बताते हैं, सुसंगतता बताते हैं आपके पैराग्राफ में। तो उम्मीद है आपको एलिमेंट नंबर 3 भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एलिमेंट नंबर 4 एंड दैट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी पूर्णता। आपका पैराग्राफ कैसे कंप्लीट महसूस होगा कि हाँ अब एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। सपोज आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं और वहाँ पे पैराग्राफ में आपको आधी नॉलेज मिलती है, तो पैराग्राफ क्या किसी काम का है? नहीं। पैराग्राफ जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक उसे समझा नहीं जा सकता, उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प नहीं किया जा सकता। सो कंप्लीटनेस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड when you are writing the paragraph. So first point is completeness means a paragraph is well developed. Completeness का मतलब है आपका पैराग्राफ बिल्कुल डेवलप हो चुका है, बहुत बढ़िया पैराग्राफ आपने लिख दिया है और वो कंप्लीट भी हो गया है। If all sentences clearly and sufficiently support the main idea, then your paragraph is complete. अगर आपके पैराग्राफ के सारे सेंटेंस आपके मेन आइडिया को, मेन टॉपिक को अगर बता रहे हैं स्पष्ट तौर पर, तो आपका मतलब पैराग्राफ कंप्लीट है। ठीक है, इफ देयर आर नॉट इनफ सेंटेंसेस और इनफ इंफॉर्मेशन टू प्रूव योर थीसिस देन द पैराग्राफ इज इनकम्प्लीट। ये वही बात बोल रहा है कि अगर आपके पैराग्राफ में आधी नॉलेज है, ये सेंटेंस ही पूरे नहीं है जिससे आपके टॉपिक के बारे में पता चल रहा है, तो आपका पैराग्राफ क्या कंसीडर किया जाएगा? इनकम्प्लीट। तो उम्मीद है आपको ये 4 मेन पॉइंट समझ में आए होंगे। जब पैराग्राफ लिखना है तो इन 4 पॉइंट्स को जो है दिमाग में रखना है। द फर्स्ट वन इज़ यूनिटी। यूनिटी का मतलब है एकता, एक जैसा एक टॉपिक के ऊपर ही पूरा पैराग्राफ जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। द सेकेंड इज़ ऑर्डर, यानी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पैराग्राफ को लिखा जाए तो रीडर को समझने में मदद मिलती है। थर्ड वन इज कोहेरेंस। कोहेरेंस मतलब सुसंगतता, एक दूसरे के साथ रिलेशन जो है वो सपोर्टिंग सेंटेंस बताने चाहिए, उसके लिए आप नंबर्स, बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट फोर्थ इज कंप्लीटनेस, यानी योर पैराग्राफ शुड बी वेल डेवलप्ड। उसके जितने भी सेंटेंसेस हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन, आपके जो आइडिया था, मेन टॉपिक था, उसको फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल है, देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैराग्राफ। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब देखो जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए थे, हम चेक करेंगे कि इस पैराग्राफ में वो 4 पॉइंट्स जो थे वो यूनिटी, ऑर्डर, कोहेरेंस और कंप्लीटनेस क्या यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको शिमला का एग्जांपल दिया था, वैसे भी यहाँ पे कनाडा के बारे में जो है बोलने के लिए, लिखने के लिए पैराग्राफ दिया गया है। तो देखते हैं स्टार्टिंग कैसे हुई है। सबसे पहले देखो, कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन। ठीक है, रहने के लिए कनाडा सबसे बेस्ट कंपनी है। इसका मतलब कि कनाडा के बारे में ही है, कनाडा कंट्री की इसमें अच्छाई करनी है ना, ऐसा कुछ पैराग्राफ मिला है आपको। ठीक है, ठीक है जी। तो ये यहाँ से टॉपिक सेंटेंस शुरू हो गया। पहले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? टॉपिक सेंटेंस, यानी जो टॉपिक है उसको इसने बता दिया। उसके बाद देखते हैं आगे कैसे रिलेट किया इसने। फर्स्ट, कनाडा हैज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। ऑल कैनेडियंस हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada's cities are clean and efficiently managed. अब यहाँ पे आपने एक चीज़ कंसीडर की। देखो सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस बोला इसने, कैनेडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू लिव इन। कैनेडा रहने के लिए बेस्ट कंट्रीज में से एक है। ठीक है, ये टॉपिक सेंटेंस हो गया। अब देखो कैनेडा के बारे में फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट किया इसने, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर या कोहेरेंस। मैंने आपको बताया था ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकते हैं, है ना, यानी टाइम के साथ चेंज हो, या फिर अगर आप कोहेरेंस बताना है, आपने एक दूसरे के साथ कोहेरेंस बतानी है तो वहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बुलेट्स 1 2 3 ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूज़ किया यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है फर्स्ट, कैनेडा हैज़ एन एक्सीलेंट हेल्थ केयर सिस्टम। ऑल कैनेडियंस हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। अब देखो फिर इसने इसी बात को जोड़ दिया। सेकेंड, Canada has high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. फिर 2 पॉइंट बोलेगा। Finally, Canada's cities are clean and efficiently managed. Canadian cities have many parks and lot of space for people to live. देखो अब रहने के लिए इसने शुरू किया था, रहने से ही बेस्ट कंट्री है रहने के लिए। और उसके बाद लास्ट में भी अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हुए, ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हुए यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे पार्क्स है, बहुत सारा स्पेस है रहने के लिए। एज रिजल्ट कैनेडा इज डिजायरेबल प्लेस टू लिव। देखा, बात थी कैनेडा रहने लायक जगह है कि नहीं है। तो इसने अपनी पैराग्राफ को कितने शॉर्ट और अच्छे तरीके से इसने कंप्लीट किया। शुरुआत में टॉपिक सेंटेंस के साथ किया, बीच में थ्री सपोर्टिंग सेंटेंसेस लेके आया, और लास्ट में जो है कंक्लूसिव यानी कंक्लूड कर दिया भाई हाँ रहने लायक है कि नहीं है। तो कितना मस्त छोटा सा पैराग्राफ क्या बढ़िया लिखा है, कितना अच्छा लिखा है। बीच में इसने कोहेरेंस बताने के लिए फर्स्ट, सेकंड करके बताया कि पहली बात तो वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, हर व्यक्ति को वहाँ पे रीजनेबल प्राइस पे हेल्थ सिस्टम मिलता है। सेकंड इज एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है वहाँ का। फाइनली सिटीज़ नीट एंड क्लीन है, तो इसका मतलब पार्क है, स्पेस है, और आप मज़े से रह सकते हैं वहाँ पे, बेस्ट प्लेस है रहने के लिए। देखो अपनी बात को, सारा टॉपिक जो था वो कनाडा में रहने के बारे में ही फोकस था, यानी वननेस थी इसमें, यूनिटी थी। ठीक है, ऑर्डर में लिखी गई चीज़ है, कोहेरेंस भी बताया इसमें, और कंप्लीटनेस तो थी भी, कंप्लीट हो गया पैराग्राफ, समझ में आ गया रहने लायक है कि नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।